नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए आज ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर 3 है, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट पेपर 2 देख लिए, जिसके अंदर 100 प्रश्न थे। प्ले लिस्ट बना दी है अलग से, तो आप 1 व 2 भी देख सकते हैं। तो आइए, प्रैक्टिस सेट पेपर 3 जो ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं इसके एक एक प्रश्न को रिवाइज। देखिए, पहला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, और कारण है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। तो यहाँ पर पूछा है दोनों में से कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पर जो कथन है, यानी एक कथन सही है कि राज्य का जो राज्यपाल है अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत कार्य करता है, इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो कथन तो सही है, लेकिन आर जो यहाँ पर कथन है, कारण जो है, कारण गलत है इसके अंदर। ठीक है, देखिए, राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, और इस प्रकार वह केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। तो यहाँ पर कथन केवल सही है, जो इसमें जाएगा डी ऑप्शन, कथन सही है, और जो आर है यहाँ पर कारण जो कि गलत है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, सही है। अनुच्छेद 163 है, इसमें राज्य मंत्री परिषद होती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 156 इसमें दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति है योग्य है, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के संबंध में उपबंध सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, इसमें वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो यहाँ पर नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, कार्यकाल आ जाएगा इसमें 156 में। और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये गलत है इसमें। ठीक है, 156 वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 नंबर है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर दूसरा है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तीसरा है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। और चौथा कथन है कि भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए को छोड़कर बाकी 3 सही है। ये जो पहला कथन है ये इसमें गलत है। ठीक है, इसमें जाएगा ए ऑप्शन, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, इसके अंदर ये जो संविधान के अनुच्छेद 213 दिया है, यहाँ पर आ जाएगा 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये अनुच्छेद 214 के अंदर है, तो यहाँ पर ए वाला गलत है। ठीक है, जो कथन यहाँ पर एक कथन है ये तो इसमें गलत हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 यहाँ पर सही है। 5वां नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है। देखिए, यहाँ पर क्या जाएगा, राज्य विधानसभा के प्रति। ठीक है, मंत्री परिषद जो होती है राज्य मंत्री परिषद, ये जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सौंपनीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले सचिव, उसके बाद में विशिष्ट सचिव, फिर 3 नंबर में आ जाएगा उप सचिव, और 4 नंबर में आ जाएगा सहायक सचिव। इस प्रकार से होगा, इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है,
अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? कौन सा कार्य जो जिलाधीश का नहीं है? तो आयकर का एकत्रीकरण। ठीक है, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, भू दस्तावेजों का रखरखाव, राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, ये सब कार्य हैं जिलाधीश के। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति थी, तो यहाँ पर जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 243 से 243 ओ। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है, देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि इसका समय जो काल होता है 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। इसका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो 1, 3 और 4 इसमें सही है। ठीक है, 1, 3, 4 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, एक तरफ लिप्त नहरें हैं, एक तरफ है लाभान्वित जिला। देखिए, जय नारायण व्यास, इसमें जाएगा जोधपुर जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम, इसमें जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू। पन्नालाल जो बारूपाल हैं, इसमें जाएगा बीकानेर नागौर। डॉक्टर करणी सिंह में जाएगा जोधपुर बीकानेर। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है। चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में सूची 1 में है खनिज और सूची 2 के अंदर है खनन क्षेत्र। इनको क्या करना, आपस में सुमेलित करना है। ठीक है, आइए करते हैं सुमेलित। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ पन्ना, तो पन्ना के अंदर टिक्की और गढ़बोर। ठीक है, जो खनन क्षेत्र है टिक्की और गढ़बोर, तो ये दोनों इसमें शामिल है। इसके बाद में तांबड़ा, ये राजमहल और बागेश्वर में निकलता है। मैग्नीज, लीलवान और कालाखोंट। तांबा, कोल्हन और भगोनी। तो इस प्रकार से सभी के सभी सुमेलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 14 है, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर यहाँ पर 1991-2011 के दौरान 9.97% घटी नहीं। ये कितनी घटी थी? तो ये 7.11% यहाँ पर घटी थी। ठीक है, तो ये तो इसमें गलत हो गया। दूसरा, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। हाँ, ये सही है, 6 गुना से अधिक यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है। तीसरा है, राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901-2011 के दौरान एक समान रही नहीं। यहाँ पर 23 की कमी हुई थी, इसमें लिंगानुपात में 23 की यहाँ पर क्या हुई थी? कमी हुई थी। ये भी स्टेटमेंट इसमें गलत है। और चौथा है, राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। तो ये भी इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें 2 और 4 कथन सही है, बाकी एक जो 3 है ये इसमें गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। में सूची 1 में है राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार।
और सूची 2 में है प्रमुख आवास क्षेत्र। देखिए पहला है 20% से कम, तो इसमें क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़। 20 से 25%, इसमें जाएगा 12 बूंदी और करौली। 20 से यहाँ पर 26 से 50%, तो 26 से 50 में जाएगा उदयपुर, सिरोही और दौसा। और 51 से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 में है राजस्थान की जनजातियाँ और सूची 2 में है प्रमुख आवास क्षेत्र। आइए करते हैं सम्मिलित। देखिए सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा डूंगरपुर में। ठीक है, सहरिया जनजाति ये राजस्थान की 12 कोटा डूंगरपुर में पाई जाती है। दूसरा है ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया कहाँ पर पाई जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा उदयपुर और सिरोही के अंदर। ठीक है, उदयपुर सिरोही। और इसके अलावा डूंगरपुर और पाली में भी ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और मीणा जनजाति ये जयपुर और दौसा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 2 1 4। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात ढांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, गलत है। अच्छा यहाँ पर पूछा है नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये नहीं है। ठीक है, बाकी पहला इसमें संशोधित क्षेत्र विकास उपागम और क्लस्टर योजना, इसमें केवल एक वाला सत्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 2 3 4। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आगे गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 लाख। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली से। कहाँ से, बनावली। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा एक तो समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई SITRA। ठीक है, ये भी जाएगा इसमें। और गंगा कल्याण योजना GKY और मिलियन कुआं योजना MWS ये भी इसमें जाएगा। ज्वार रोजगार योजना ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शामिल कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर C रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं, तो यहाँ पर जाएगा 1.51 करोड़। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है। देखिए पहला इसमें है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3%
बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, पहला यहाँ पर देखिए 9-10 और 2011-12 के बीच में कितना, तो ये यहाँ पर बड़ा नहीं है, यहाँ पर क्या है वह घटा है। ठीक है, ये घटा है 10.35% के समथिंग यहाँ पर घटा है। दूसरा ऑप्शन है राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच में 9.2% घटा है। तो ये तो सही है इसके अंदर, दूसरा तो ठीक है ये सही है। तीसरा है राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। और चौथा है 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% था, भारत में 21.9% आंका गया है। तो यहाँ पर एक को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों सही है। ठीक है, 2, 3, 4 इसमें सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो पहला इसमें गलत है। ठीक है, दूसरा पश्चिम रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। दूसरा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। और चौथा है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहले यहाँ पर पूछा क्या है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। राजस्थान की जलवायु दशाएं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है, सही है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, यह भी सही है। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। तो ये यहाँ पर गलत है। देखिए उत्तर पश्चिम जो भारत है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान की जलवायु आमतौर पर शुष्क या अर्धशुष्क है और वर्ष भर काफ़ी यहाँ पर गर्म क्या रहता है, तापमान रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आमतौर पर गर्मियों में गर्म और शुष्क तथा सर्दियों में मौसम ठंडा होता है। तो इसमें जो तीसरा है ये इसमें क्या है, गलत है। चौथा है कि जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग जो है ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 इसमें सही है। 1, 2, 4 सी ऑप्शन। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में है मिट्टी के प्रकार और सूची 2 में है जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हो रही है बात एरडी सोल मृदा यानी बालू मिट्टी। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में यानी पश्चिम राजस्थान में। इसके बाद में इंसेप्टी सोल यानी पथरीली मिट्टी ये पाई जाती है अर्ध शुष्क व आर्द्र क्षेत्र में। एल्पी सोल मृदा जो है आर्द्र और उपाद्र, ठीक है, आर्द्र और उपाद्र इसमें यह जाएगा। एल्पी सोल मृदा इसको कहता है जलोढ़ मिट्टी और वर्टिसोल होती है काली मिट्टी। तो ये आर्द्र एवं अति आर्द्र मैदानों में पाई जाती है। तो इसमें सभी के समय क्या सम्मिलित है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है। तो यहाँ पर जाएगा आनंदपुरा भूकिया। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है।
यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो इसमें जाएगा सी ऑप्शन कि यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए हैं? तो यहाँ पर जाएगा 2002 व 3। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर, तो ये चूरू के अंदर है। ताल छापर जो झील है राजस्थान के चूरू जिले में है, और ये ताल छापर क्या अभ्यारण्य भी स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो यहाँ पर आ जाएगा बूंदी शैली। 32 नंबर क्वेश्चन है, बीड़, बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो बीड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? सीकर, जोधपुर, बीकानेर, और इसमें एक चूरू जिला भी आ जाएगा। ये भीड़ क्या है? ये घास के मैदान है, जो वहाँ की चरागाह होते हैं, इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं भीड़, घास के मैदानों को। 33 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यहाँ पर जाएगा धोलावीरा में। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में झनोटन क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज कहलाता है झनोटन। 35 नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? तो यहाँ पर आ जाएगा महिलाएं। और कौन सी महिलाएं पहनती है? भील जनजाति में जो कच्छाबू होती है, भील स्त्रियों के द्वारा ये पहना जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, अर्थात जो घुटने के नीचे तक पहना जाने वाला जो घाघरा, इसको आप लहंगा कहते हैं, लाल या काले रंग का अंगोछा छाती को ढककर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है, ये कहलाता है कच्छाबू। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या है? यहाँ पर नववधू के साथ में जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है उसको कहते हैं ओलंदी। 37 नंबर क्वेश्चन है, चंदू जी का घड़ा तथा बौडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात हैं? तो ये तीर कमान निर्माण के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया, तो ये पहनते हैं हाथों में। 39 नंबर है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हाँ, यहाँ पर जाएगा सातवाहन काल में। अमरावती स्तूप की खोज हुई थी 1797 ईस्वी में। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1873 में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा कनिंघम ने 1873 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो यह जाएगा सुजानगढ़ चूरू में। 42 नंबर क्वेश्चन है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर जाएगा हुसैन शाह। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा तलाक। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो यहाँ पर आ जाएगा महाराणा प्रताप, ए ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो यहाँ पर आ जाएगा मालवी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लाल गिरी ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय। 48 नंबर क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य, तो अलवर भरतपुर। 49 नंबर है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्वांग्या माता। 50 नंबर क्वेश्चन है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी। 51 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर था एटली, क्लाइमेट एटली। 52 नंबर क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ये हुई थी 31 मार्च 1867 में। इसमें R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, M.G. रमनाडे सभी का संबंध रहा था। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 55 नंबर क्वेश्चन, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। देखिए, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन सही है इसमें, ये 1893 ईस्वी में, तो ये तो सही है, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, ये इसमें क्या है? गलत ही है। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, तो आर्य समाज में आएगा दयानंद सरस्वती, तो ये बाकी सभी गलत है, ठीक है। इसमें जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट। 57 नंबर क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर है इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? देखिए, यहाँ पर आ जाएगा नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, माउंटबेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमोती। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा बुग्याल। क्या कहलाते हैं? बुग्याल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 8,586 मीटर, और ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलती है? तो यहाँ पर आ जाएगा चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंगूर की खेती और कटाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ये जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, अबरख यानी माइका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह पारभासी होता है, अत्यधिक कठोर होता है, दोनों सही है। इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, ये गलत है। इसमें यह एक बढ़िया अग्निरोधक होता है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर, तो यहाँ पर जाएगा कटक। देखिए, बद्री जो नाथ हैं यह है अलकनंदा के तट पर, ठीक है, बद्रीनाथ। और कोटा चंबल नदी, बेंगलुरु है यहाँ पर वर्षभावती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 68 है, झारखंड में बराकर नदी पर बांध बनाया गया है, तो यहाँ पर जाएगा तिलिया बांध।
क्वेश्चन नंबर 69 है, वायु की वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा मानसून। 70 नंबर है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये जाएगा गंगा नदी। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर BN राव। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 16। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? न्याय, तो यहाँ पर आ जाएगा राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, यानी सभी विकल्प सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ बनाना एक है? तो यहाँ पर आ जाएगा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित है? तो राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी राज्य सभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या होती है कितनी? 530। 78 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 148। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है? तो यहाँ पर जाएगा समतल दर्पण। 82 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है? गैसों में आणविक गति घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 84 है, जीव पर्यावरण के वातावरण के एक जीवित भाग को कहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा जैविक कारक। 85 नंबर क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, तो लकड़ी जलाना, यह है रासायनिक परिवर्तन। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है? तो यहाँ पर आ जाएगा B12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया है कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर क्या होगा? राइट आंसर बताओ। यहाँ पर हो जाएगा लुई पास्चर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक राजकोषीय जो घाटा है तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। तो इसमें आ जाएगा राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पुराना रूप क्या है? IFC, हाँ बोल देना IFC कोड, तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना।
क्वेश्चन नंबर 94 है, बैंक में ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर ग्राहकों की शिकायत का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। क्वेश्चन नंबर 95 है, पूंजीगत व्यय या फिर राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। तो यहाँ पर जाएगा राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 96, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट होता है, अंक गणित तार्किक यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट से दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, 1 पेटाबाइट यानी पीबी 1024। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर होता है 1 यहाँ पर टीबी टेराबाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जाएगा डिमांड्स। और क्वेश्चन नंबर 100, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर जाएगा पेगविन। क्या है? पेगविन। तो ये जो तीसरा पेपर है, प्रैक्टिस शीट पेपर तीसरा, इसके ये 100% थे। ठीक है। और एक और पेपर में आयोजित करवाऊँगा, आपको हल करवाऊँगा यूट्यूब पर। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और क्लास को भी शेयर ज़रूर करना। अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, तो चारों जो टेस्ट पेपर है ये आप ज़रूर देखिए। बाकी आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।